इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है 15 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्रोड्यूस पर डे इन एन अमोनिया रेफ्रिजरेटर। द टेम्परेचर रेंज इन द कंप्रेसर इज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस। द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेसर एंड एन एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। और ये हमको डेटा दे रखा है इंथैल्पी और एंट्रोपी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे कि सबसे पहले 15 टन्स ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और 25 से हम -15 जा रहे हैं। वेपर का फेज दे रखा है ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। पावर इनपुट हमें निकालना है जो कि हम कंप्रेसर में देंगे ड्राइव करने के लिए, और ये एक प्रॉपर्टी टेबल दे रखा है 25 और -15 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले जब हम VCRS का वीडियो भी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये नहीं डिस्कस था किए थे, जब हम VCRS का वीडियो डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर ये डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन में ये कतई नहीं ये नहीं दिया रहेगा कि आइडियल VC साइकिल का क्वेश्चन है या सिंपल VC साइकिल का क्वेश्चन है। तो एक बार आइडियल VC साइकिल देख लीजिए कैसा बनता है, कुछ इस तरह का बनता था। ये 4 1 2 3 ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता था, कुछ इस तरह का बनता था ग्राफ। आइडियल TS प्लॉट बनता था आइडियल VC साइकिल का, और सिंपल VC साइकिल का प्लॉट जो है कुछ इस तरह का बनता था। TS प्लॉट ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, हमें खुद से पहचानना है कि आइडियल VC साइकिल है या सिंपल VC साइकिल है। तो यहाँ लिखा हुआ है वेपर द वेपर इज़ ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेसर, मतलब कंप्रेशन प्रोसेस जो 2 से 3 हो रहा है उसके एंड में जो वेपर है वो ड्राई है और सैचुरेटेड है। तो क्या यहाँ पे ये ड्राई और सैचुरेटेड वेपर दिख रहा है? ये तो सुपर हीटेड वेपर है, और यहाँ पर हमें ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर मिल रहा है, मतलब ये सिंपल आइडियल VC साइकिल का क्वेश्चन है। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लिए। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि आइडियल VC साइकिल है, ये सिंपल VC साइकिल है। अब यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है, हमें H3 ये टेम्परेचर हमको दे रखा है, ये कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ये कितना दे रखा है हमको -15 डिग्री सेल्सियस। अब हमको H3 क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा H3 किसके बराबर होगा, चूँकि ये वाला जो कर्व है वो वेपर सैचुरेटेड वेपर कर्व है, तो इस पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ आएंगे उसको हम लोग G से डिनोट करेंगे, और ये वाला जो कर्व है वो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, इस पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ आएंगे उनको हम F से डिनोट करेंगे। तो हमको H3 H3 दे रखा है, चूँकि ये सैचुरेटेड वेपर कर्व पे Hg हो जाएगा, Hg एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम प्रॉपर्टी टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि Hg का वैल्यू कितना दे रखा है। ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है। Hg बोले तो वेपर और 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, तो 1319.22, ये हमको 1319.22 किलो जूल पर kg आ जाएगा। उसी तरह से H4 क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, ये चूँकि सैचुरेटेड वेपर लाइन पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा HF एट 25 डिग्री सेल्सियस, और HF का वैल्यू हमें दे रखा है 100.04,
किलो जूल पर केजी। हम इस तरह के क्वेश्चन में ये अप्रोच ढूंढते हैं कि हमें सभी पॉइंट का इंथैल्पी पता लग जाएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद हमको दे रखा है कि H4 हमें निकल गया। अब ये चूँकि एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है तो H4 और H1 बराबर होगा। जो मेरा एक्सपेंडर में जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो H4 और H1 बराबर होगा। तो H4 और H1 जब बराबर होगा तो H4 हमने निकाल लिया 100.04, तो H1 भी उतना ही होगा। अब बचता है H2 का एंथैल्पी निकालना। H2 का एंथैल्पी कैसे निकालें? तो H2 का एंथैल्पी निकालने के लिए हम इस लाइन का यूज़ करेंगे। इस लाइन के अलॉन्ग जो 2 से 3 प्रोसेस है वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो 3 पे जो एंट्रोपी होगी, 3 पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी? Sg एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि दे रखा है। तो एंट्रोपी वाले टेबल में जाएंगे और हमें Sg दे रखा है 4.4852, 4.4852 कि हमको Sg पता लग गया। सेम यही एंट्रोपी हमारा 2 पर भी होगा क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। H2 हो जाएगा 4.4852। तो H2 का वैल्यू हमें पता लग गया। और H2 चूँकि वेट रीजन में है तो हम वेट रीजन में इसे कैसे लिख सकते हैं? SF प्लस X टाइम्स SFG। अब हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए यहाँ से। SF क्या हो जाएगा? -15 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रोपी है वो है -2.13388, -2.1338 प्लस X टाइम्स SFG मतलब SG माइनस SF। तो SG कितना दे रखा है? -15 के कॉरस्पॉन्डिंग 5.0585 माइनस SF कितना दे रखा है? -2.1338। ये हमको यहाँ से 4.4852। अब यहाँ से जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2.1338 प्लस का x इंटू तो हो जाएगा 5 और 8 13 इक्वल टू 4.4852। यहाँ से आ जाएगा x इंटू 7.1923, 4 2 8 10 5 3 8 1 9 8 3 11 6 6 मिनट। यहाँ से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। एक मिनट साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज से। 6.199 और 6.190 डिवाइडेड बाय 7.1923 ये आ जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। यहाँ से आ गया हम 0.92। अब एक बार ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल गया उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। हम H2 के एंथैल्पी को, जो कि हमारा H2 था वो वेट रीजन में लाई कर रहा था। ये जो 2 पॉइंट था ये वेट रीजन में लाई कर रहा था। हाँ, तो H2 के एंथैल्पी को हम ऐसे लिख सकते हैं HF प्लस X HFG। अब हमें X पता ही लग गया है तो H2 क्या हो जाएगा? HF यहाँ से हम निकाल लेंगे। -15 के कॉरस्पॉन्डिंग HF दे रखा है माइनस का 54.56 प्लस का X टाइम्स HFG मीन्स
1304.99 माइनस 1304.99 माइनस प्लस का 54.56। यहाँ से हम H2 निकाल लेंगे। H2 कितना आएगा? 9 6 15, 9 5 14 1 15, 4 4 8 1 9 5, इसका 54.56। एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है? इंटू 0.92। ये आ जाएगा 1250.786 और ये माइनस 54.5। H2 आ जाएगा यहाँ से 1250 माइनस 0.786 माइनस 54.5। ये H2 आ गया हमारा 1196.226 किलो जूल पर केजी। अब हमें निकालना है कि कंप्रेसर में कितना वर्क आया, मतलब हमको निकालना है कि H2 माइनस H3 कितना होगा इनटू m डॉट हम ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा वर्क डन, क्योंकि ये स्पेसिफिक है किलो जूल पर केजी। इनटू में हम केजी करेंगे तो केजी से केजी कैंसिल। अब ये m डॉट हमें निकालना है बस। H2 माइनस H3 तो निकल जाएगा हमारा W इनपुट, बस m डॉट निकालना है। तो m डॉट निकालने के लिए इसने दे रखा है कि 15 टन आइस है। 15 टन आइस है तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 1 टन में कितना होता है? 3.5 किलोवाट। तो 15 इंटू 3.5 किलोवाट हो जाएगा। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है? मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटू मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ क्या है? ये है 1 से लेकर 2, यानी H2 माइनस H1। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पता लग जाएगा। H2 कितना था? 1196.226 माइनस का H1। H1 बोलने का मतलब है H1 H4 के बराबर था, और H4 कितना था? 25 का HF 100.04। इन दोनों का डिफरेंस इंटू मास बराबर आ जाएगा 15 इंटू 3.5। यहाँ से हम मास निकाल लेते हैं। 1196.226 माइनस 100.04, ये आ जाएगा 1096.186। 15 इंटू 3.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5। डिवाइडेड बाई 1096.186 0.047। अब इस मास को मल्टीप्लाई कर देंगे H2 माइनस H3, तो मास हो जाए 0.047 इंटू H2 माइनस H3। H2 कितना आया हुआ है हमारा? H2 हमारा आया हुआ है 1196.226 माइनस का H3। H3 क्या है? H1300। H3 कितना आएगा था? सॉरी, H3 माइनस H2 करेंगे तो H3 कितना आया हुआ हमारा? H3 1319.22 1319.22 में से हमें घटाना पड़ेगा H4 कितना है? H4 है हम H3 माइनस H2
तो H2 हमने निकाल रखा 1196.226, बस यहाँ से निकल गया ये 1319.22 माइनस 1196.226 इक्वल्स टू आ जाएगा 122.994, 122.994 इंटू में 0.047 लेंगे तो 0.047 इंटू में 122.994, ये आ जाएगा हमारा 5.7। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा पावर इनपुट जो कंप्रेसर को हमने देना पड़ेगा चलाने के लिए 5.78 किलोवाट होगा। कैलकुलेशन में कहीं हो सकता है मिस्टेक, पर प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट निकालने के लिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो कि हो जाता है 15 टन दिया हुआ था, 15 टन इंटू 1 टन में 3.5 किलोवाट इज इक्वल टू मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही होता है, ये वाला H2 माइनस H1 कर देंगे। यहाँ से मेरा मास ऑफ रेफ्रिजरेंट निकल गया, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट निकल गया। उसके बाद हम H2 ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, H2 ऑलरेडी फाइंड, H3 मेरा पहले से ही पता है। तो अब हम बस पावर इनपुट जो कंप्रेसर में चाहिए था वो क्या होगा, मास M इंटू H3 माइनस H2, और हम निकाल लिए यहाँ से।